आज हम आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका के बारे में बताएंगे, अर्थात लीवर फ्लूक का जीवन चक्र बताएंगे। लीवर फ्लूक का जीवन चक्र समझाएंगे, जीवन चक्र। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक कोई जलीय पौधा है, यहाँ पर बहुत सारा जल भरा हुआ है, जल में पौधा लगा हुआ है। इन जलीय पौधों में फैसियोला का शिष्ट पाया जाता है। जो जलीय पौधा है इसमें फैसियोला का शिष्ट पाया जाता है। ये जो जलीय पौधा है, इन जलीय पौधों में क्या होता है, वाटर प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, फैसियोला का शिष्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो शिष्ट होता है, यहाँ पर देखिए इसको दिखाया गया है सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या माइक्रोस्कोप की सहायता से इस शिष्ट को देखा गया है। तो ये मेटासर्केरिया स्टेज होती है, मेटासर्केरिया स्टेज होती है। ये इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है फैसियोला हिपैटिका में? तो इन्फेक्टिव स्टेज मेटासर्केरिया होती है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? तो मेटासर्केरिया होती है, याद रखेंगे। और आपको बता दें, ये शिष्ट जो सूक्ष्मदर्शी में देखा गया है, देखने से ऐसा दिख रहा है। अब यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो किसी न किसी माध्यम से ये हमारे बॉडी में इंटर करता है और हमारी पूरी आहार नाल से होते हुए यहाँ आमाशय में आएगा और आमाशय से होते हुए यकृत में पहुँचेगा। यकृत यानी लीवर में पहुँचेगा, लीवर में अटैक करेगा ये। यानी जो फैसियोला है ये हमारे लीवर को संक्रमित करता है, लीवर को इन्फेक्टेड करता है, इन्फेक्शन फैलाता है लीवर में। इसीलिए इसको लीवर फ्लूक कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक भी कहते हैं। अगर पूछा जाए इसे लीवर फ्लूक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे लीवर को इफेक्टेड करता है या लीवर को संक्रमित करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लीवर फ्लूक कहा जाता है। अब यहीं पर जब ये लीवर में पहुंच गया है तो यहीं पर ये बड़ा होगा, यानी कि लार्ज होगा, अपना पूरा शरीर बनाएगा। मतलब जब यह मुंह में घुसा तो इंसेस्टेड मेटासर्केरिया फॉर्म में था। इंसेस्टेड यानी इंसिस्ट था उसके ऊपर, इस मेटासर्केरिया फॉर्म में था और अंदर गया तो ये क्या होगा? बड़ा होने लगेगा, मेच्योर होने लगेगा और एडल्ट फैसियोला बन जाएगा। इस तरह से एक एडल्ट फैसियोला का निर्माण यहीं पर यकृत में हो जाएगा। अब एडल्ट मेच्योर जो फैसियोला हिपैटिका बन गया है, ये हमारे लीवर में रहता है। जो एडल्ट फैसियोला है ये हमारे लीवर में रहता है और यहीं पर इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो मनुष्य के लीवर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहीं पर अगर ये कैटल्स होते, चाहे वो सीप हो चाहे वो काऊ हो, तो इन कैटल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता। अब चूंकि हम पहले मनुष्य का बता रहे हैं इसलिए इसका देख लेते हैं, भाई कैटल्स का भी आपको समझाएंगे। तो लीवर में ये फैसियोला हिपैटिका जो है इसमें सेक्सुअल इसकी लाइफ साइकिल चलती है। अब देखिए, अगर मनुष्य मल निकालेगा या फीसेस निकालेगा, मान लीजिए ये मनुष्य का मल है या फीसेस है, तो इस फीसेस में जो मेटासर्केरिया है इसकी कौन सी स्टेज आएगी? तो मेरासीडियम स्टेज आएगी। अब ये जो इसका मल है ये किसी न किसी माध्यम से जल अथवा वाटर के संपर्क में आता है। इसी मल में भ्रूण रहित अंडे बनते हैं, यानी बहुत सारे अंडे होते हैं। इसमें अनएम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं। अनएम्ब्रियोनेटेड एग का मतलब है कि भ्रूण रहित अंडे होते हैं। भ्रूण रहित अंडे इसमें पाए जाते हैं, इसके मल में मनुष्य के या कह लीजिए फीसेस में भ्रूण रहित अंडे होते हैं। इसमें भ्रूण बनने लगता है, यानी भ्रूण बन जाता है या भ्रूणी अंडा हो जाता है, या कह लीजिए कि एम्ब्रियोनेटेड एग बन जाता है यहाँ पर अब, और वाटर में एक फिल्म के रूप में तैरने लगता है। और इसके बाद में इसमें सीलिया वगैरह देखिए बन जाते हैं। ये सीलिया बहुत सारे हैं, तैरने के लिए बन जाते हैं और इसे ही मेरासीडियम स्टेज कहा जाता है। ये कौन सा लार्वा है? तो मेरासीडियम लार्वा है या स्टेज है ये। तो अगर पूछा जाए कि मनुष्य के मल में अगर वो मनुष्य फैसियोला हिपैटिका से संक्रमित है तो उसके मल में कौन सा लार्वा होगा? तो मेरासीडिया लार्वा होगा या मेरासीडिया लार्वा पाया जाता है। अब इसमें बहुत सारे सीलिया वगैरह बन जाते हैं ताकि ये जल पर तैरता रहे और ये 24 घंटे तक, 24 घंटे में किसी दूसरे होस्ट को खोज लेता है। यानी अब किसको खोजेगा? तो स्नेल को खोज लेता है। पानी में तैरते हुए क्या करता है कि स्नेल को खोज लेता है या दूसरे होस्ट को खोज लेता है। यहीं पर बता दें कि जो फैसियोला हिपैटिका है इसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है? प्राथमिक पोषक क्या होता है? मनुष्य होता है अथवा कैटल्स होते हैं। मनुष्य या
अथवा लिख दीजिए, अथवा कैटल्स या जानवर होते हैं। जबकि जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, स्नेल होता है, या द्वितीयक पोषक क्या होता है, द्वितीयक पोषक स्नेल होता है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन या कैटल्स में लैंगिक जनन होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि जो स्नेल है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो स्नेल है, स्नेल की बॉडी में 3 प्रकार के लार्वा स्टेज पाए जाते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्नेल की बॉडी में ये मिरासीडियम स्टेज आई थी, ये मिरासीडियम स्टेज जो थी ये स्नेल की बॉडी में आई, लेकिन अब ये 3 स्टेजों में चेंज हुई, 3 लार्वा बने इसके। एक तो स्पोरोसिस्ट में बदल गए। ये पहला लार्वा कौन सा है, जो स्नेल की बॉडी में या घोंगे की बॉडी में पाया जाता है, स्पोरोसिस्ट, याद रखेंगे। और दूसरा लार्वा कौन सा है, रेडिया लार्वा। वही जो स्पोरोसिस्ट है वो रेडिया में बदल जाता है। और इसके बाद तीसरा लार्वा कौन सा है, तो तीसरा लार्वा सर्केरिया लार्वा होता है। तो सेकेंडरी होस्ट स्नेल में स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया लार्वा पाए जाते हैं। कौन कौन से, स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया लार्वा पाए जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अब ये जो सर्केरिया लार्वा है, ये लार्वा स्नेल से बाहर आएगा और स्नेल से बाहर आने के बाद इसकी जो टेल है, इसकी जो पूंछ है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। और खत्म होने पर ये फिर से उसी जल में पेड़ पौधों की पत्तियों से या जल में तैरता रहेगा, पत्तियों में तैरता रहेगा और किसी न किसी माध्यम से फिर मनुष्य उसको कंज्यूम कर लेगा। इस प्रकार से मनुष्य को संक्रमित करता है और फैसियोलाइसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। फैसियोलाइसिस नामक रोग मनुष्य के अंदर उत्पन्न करता है और ऐसे ही संक्रमित करता है। इस तरह से लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। चलिए अब जल्दी से कैटल्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कैटल्स में लाइफ साइकिल कैसे चलाता है ये, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कैटल में देखा जाए तो ये सीप है, सीप में हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही काऊ वगैरह है जिन भी कैटल्स में जाते हैं। तो जो कैटल्स है, जैसे सीप है, किसी न किसी माध्यम से इसके मुंह में वो लार्वा चला गया जो मेटासर्केरिया था। सीप ने मान लीजिए जल पिया होगा या किसी न किसी माध्यम से सीप के अंदर चला गया, भेड़ के अंदर चला गया। और अब इसके अंदर जो सीप है, इसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हमने बताया था जो प्राइमरी होस्ट होते हैं इसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या लैंगिक जनन होगा। और एडल्ट फ्लूक जो ये है, ये क्या है, ये एडल्ट फ्लूक है, एडल्ट फ्लूक है जो सीप में प्रेजेंट होता है और इसके मल के साथ बाहर निकलता है। जो मल है उसके साथ में बाहर निकला। अब इसके अंदर बहुत सारे अंडे हैं और इसमें देखिए एक मुख भी है, ये अपर्कुलम कहलाता है, अपर्कुलम कहलाता है। और अंडों की भित्ति जो है ये सिस्ट कहलाती है और इसीलिए इसको कैप्सूल भी आप कह सकते हैं क्योंकि इस पर भित्ति होती है। और इसके अंदर जो लार्वा बनता है ये लार्वा मिरासीडियम लार्वा होता है, मिरासीडियम लार्वा होता है। ये मिरासीडियम लार्वा जो है ये इससे बाहर निकलेगा, इस सिस्ट से बाहर निकल रहा है। देखिए मिरासीडियम लार्वा सिस्ट से बाहर निकल रहा है और जल में घूम घूम करके, जब बाहर निकलेगा तो जल में घूम घूम करके घूमता रहेगा और द्वितीयक होस्ट या सेकेंडरी होस्ट स्नेल को खोजेगा। और फिर जैसे इसको स्नेल मिल जाता है तो ये स्नेल क्या है, सेकेंडरी होस्ट होता है और इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन होता है और इसके अंदर ही 3 प्रकार के लार्वा बनते हैं। ये जो मिरासीडियम लार्वा था ये इसके अंदर आया और फिर इसमें स्पोरोसिस्ट का निर्माण हुआ। ये क्या है, स्पोरोसिस्ट है, स्पोरोसिस्ट में बदला और स्पोरोसिस्ट से ये रेडिया में बदला और फिर रेडिया से इसके अंदर सर्केरिया बनने लगता है। तो रेडिया विद सर्केरिया ये लार्वा हो गया। ये स्पोरोसिस्ट, ये रेडिया और ये सर्केरिया, ये 3 प्रकार के लार्वा बनते हैं। और इसके बाद में ये जो सर्केरिया लार्वा है ये बाहर निकलता है। ये कौन सा है, सर्केरिया लार्वा कहलाता है। ये स्नेल से बाहर निकला और बाहर निकल करके इसकी पूंछ वगैरह खत्म हो जाती है। खत्म होने पर ये धीरे धीरे करके क्या करता है कि जल में तैरता हुआ पेड़ पौधों की पत्तियों से इस तरह से चिपक जाता है और फिर इसको सीप खाती। इस तरह से इसका पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है। यानी इस तरह से फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल चलती रहती है।
और बिल्कुल इसी तरह से काऊ में भी होता है। काऊ ने जलीय पौधों को खाया या जल को पिया तो उसके मुख में चले जाते हैं और सारी प्रक्रिया सेम वैसे ही होती है, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।